एंशंट इंडिया के सबसे डेडलिस्ट वॉर्स में से एक है कलिंग वॉर, जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच दया नदी के किनारे लड़ा गया था। यह युद्ध इतना वॉयलेंट था कि इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद दया नदी और उसके पास चारों तरफ लाल रंग सा रक्त फैल गया था। तो चलिए आज हम इसी कलिंग के युद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कलिंग का युद्ध लड़ा गया, जो प्राचीन भारत के सबसे भयानक वॉर्स में से एक बना। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि कलिंग की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी और कलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। कलिंग आज प्रेजेंट में जो उड़ीसा है वो हुआ करता था। न केवल उड़ीसा बल्कि आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्से भी प्राचीन कलिंग के हिस्से हुआ करते थे। ये राज्य गोदावरी नदी तक फैला था। अगर मैप में बताने की कोशिश करूँ तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये ही प्राचीन कलिंग हुआ करता था। अब स्ट्रेटेजिकली कलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करना आसान था। सेकेंडली, कलिंग के पास कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे। प्लस उस वक्त कलिंग के पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक प्लस पॉइंट था। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि कलिंग किसी भी राजा के लिए इतना इम्पोर्टेंट राज्य क्यों था। लेकिन इस कलिंग पे अटैक करने के पीछे इन रीजंस के अलावा भी एक बड़ा रीजन था। तो चलिए अब उसे भी जानते हैं। देखिए, नंदा डायनेस्टी जो 343 से 321 BCE तक थी, उसी के अंडर कलिंग भी हुआ करता था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी का एंड कर मौर्य साम्राज्य स्थापित किया, तो इसी बीच कलिंग ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को वापस पाने की कोशिश नहीं की। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को दोबारा जीतने के लिए अटैक किया था, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि नंदा डायनेस्टी से स्वतंत्रता पाने के बाद कलिंग ने भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना लिया था। मेगास्थनीज की किताब के हिसाब से 261 BCE के करीब अब अशोक ने कलिंग को जीतने का ठाना, जिसके पीछे दो कारण थे। पहला रीजन जो वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस किया गया था, एंड सेकंड अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। साइड बाय साइड चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के और अशोक के टाइम के एक्सपेंशन के मैप को समझिए। जहां चंद्रगुप्त विंध्याचल रेंज तक ही अपने साम्राज्य को फैला पाए, अशोक ने साउथ के इस पार्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ कैप्चर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपनी विशाल आर्मी के साथ कलिंग पे अटैक किया। अब ये क्लियरिटी नहीं है कि अशोक ने कलिंग पे कब अटैक किया था, बट कुछ सोर्सेज के हिसाब से अशोक ने अपने 8वें रूलिंग ईयर के अंदर कलिंग के ऊपर अटैक किया था, जो 261 BCE था। आज प्रेजेंट में उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है धौली, जहाँ की दया नदी के किनारे यही भयानक और विनाशकारी कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और से रिलेटेड रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिनमें से एक है सम्राट अशोक के ही शिलालेख। उसी अशोक शिलालेख के हिसाब से इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। जिसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग के इस विनाशकारी युद्ध को जीत लिया। अब इस युद्ध में इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ कि जिसे देखकर अशोक को बड़ा ही दुख हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इस पूरे इंसिडेंट के बाद अशोक ने निश्चय किया कि वो फ्यूचर में कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे और शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। यही सही अशोक का डाइवर्जन बुद्धिज्म की तरफ शुरू हुआ। अब तक जो अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा था, जो वॉर्स लड़ने में जरा भी नहीं हिचकता था, अब वो शांति को फैलाने में लग गया। चारों तरफ बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए लोगों को देश विदेश भेज रहा, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी शांति स्थापित करने के लिए भेजने लगे। और शायद यही से ही मौर्य साम्राज्य के डाउनफॉल की नींव रखी गई। आप लोगों को क्या लगता है इसी बारे में? What you guys think about this? Let me know in the comment section। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, अगर आप लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। Till then, keep watching our videos and thanks for watching this video.